नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। खापों ने दी फिर से बॉर्डर सील करने की धमकी। चरखी दादरी में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा के चरखी दादरी में एक बार फिर से किसानों ने खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, चेतावनी भी दी कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली बॉर्डर को फिर से सील करने में देरी नहीं लगेगी। प्रदेश भर की खाप पंचायतें किसान एक साथ मिलकर दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार हैं। लघु सचिवालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी कि किसान फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील कर देंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर हुआ विवाद। चौधरी चरण सिंह के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन उनका फोटो लगाना भूले। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद विश्वविद्यालय ने दी सफाई। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेंडर को लेकर विवाद हो गया है। कैलेंडर में हर वर्ष चौधरी चरण सिंह की फोटो लगती रही है, लेकिन इस बार यह गायब है। कैलेंडर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो छापी गई है, लेकिन जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है यानी चौधरी चरण सिंह, उनका फोटो ही इग्नोर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर मामला गर्म हुआ तो इसकी भनक यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी लगी। बाद में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मीडिया सलाहकार डॉक्टर संदीप आर्य ने कहा कि शिक्षण संस्थान में ऐसी बातों का राजनीतिकरण न किया जाए। विश्वविद्यालय ने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान व अनुसरण किया है। इस बार भी चौधरी साहब की प्रतिमा को कैलेंडर के बिल्कुल बीच में स्थान दिया गया है। इस तरह की बात को राजनीतिक रंग देना अनावश्यक है। कैलेंडर की शुरुआत ही उनके नाम से है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगो में भी उनका नाम है। हरियाणा में सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। बच्चों को स्कूल में आने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। स्कूलों में अभी तक 5753 शिक्षकों ने कोरोना की पहली डोज नहीं लगाई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 81% बच्चों ने कोरोना की पहली डोज लगवा ली है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में यानी 41,311 बच्चों ने डोज लगवाई है, तो सबसे कम नूह मेवात में 16,537 बच्चों ने ही डोज लगवाई है। जिले में 42% स्कूली बच्चों ने डोज लगवाई है। ऑरेंज जोन में हिसार और रोहतक जिले हैं, तो वहीं नूह मेवात रेड जोन में आते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से कांग्रेसी विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को एक बार फिर सीएम की शान में कसीदे गढ़े। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि उनके हलके की बहुत पुरानी मांग यानी आदमपुर नीम अड्डा से लेकर सैदलपुर खैरमपुर मार्ग निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए और अन्य कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के लिए सीएम का बहुत बहुत आभार। मार्च 2020 से हम इसके लिए प्रयासरत थे। 13 जनवरी को आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सीएम से मुलाकात करके अपने क्षेत्र में सीवरेज समस्याओं का मामला उठाया था। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश जारी किए थे। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अगले वर्ष एडमिशन पर लगेगी रोक। शिक्षा निदेशालय ने 1338 स्कूलों के संबंध में सभी उपायुक्तों को भेजा पत्र। हरियाणा के 1338 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का उसी स्कूल में शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 में दाखिला नहीं हो पाएगा। सरकार ने इन स्कूलों को वर्ष 2021-22 के लिए राहत प्रदान की है, ताकि स्कूल संचालक उनके स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को परीक्षा दिला सकें। मगर शैक्षणिक सत्र 2022-23 की बात करें तो इसके लिए इन स्कूलों में होने वाले दाखिलों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यही नहीं, निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी जारी किया है कि अपने अपने जिलों से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी सत्र यानी 2022-23 में बिना स्थायी मान्यता प्राप्त किसी भी निजी यानी प्राइवेट स्कूल में छात्रों का दाखिला न किया जाए। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की स्थिति बेहद भयानक और डराने वाली है। अभय चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो प्रधान महासचिव में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट द्वारा बेरोजगारी पर जारी किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की स्थिति बेहद भयानक और डराने वाली है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि भाजपा गठबंधन ने जिस बेरोजगार को खत्म करने का नारा देकर सत्ता हासिल की, आज उसी भाजपा गठबंधन की सरकार में हालत यह है कि प्रदेश का हर तीसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की तादाद लगभग 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें से 19 लाख के लगभग युवाओं की उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है। आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 69% महिलाएं भी बेरोजगारी की लाइन में खड़ी हैं। भाजपा गठबंधन सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है।
केंद्रीय बजट अपडेट। निर्मला के पिटारे से हरियाणा को बड़ी आस, केंद्र की योजनाओं में मिलेंगे 63,280 करोड़ रुपए। 1 फरवरी यानी आज संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी सौगातों की उम्मीद है। प्रदेशवासियों के साथ गठबंधन सरकार की निगाहें भी केंद्रीय वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है। उनके पिटारे से क्या निकलता है, उसके लिए अब मंगलवार यानी आज का इंतजार है। वैसे केंद्र की अलग अलग योजनाओं में 2021 से लेकर 2025 तक हरियाणा को लगभग 63,280 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक में राज्य की प्राथमिकताएं बताने के साथ ही ब्याज मुक्त यानी 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के जैविक कृषि उत्पादों की धूम हर तरफ मची है, चाहे वह फल हो या फिर सब्जियां। जिले के अनेक किसान जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में पहुंचा रहे हैं। इससे वे न केवल मोटा मुनाफा कमाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि और लोगों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। बात करें रैया गाँव के निवासी अश्विनी धनखड़ की, तो उनके सत्या फार्म के अमरूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं इनका स्वाद अभी अनानास की तरह है और अमरूद का वजन 1 किलो 300 ग्राम तक पहुंच चुका है। जैविक तरीके से तैयार किए गए अमरूद से फिलहाल अश्विनी धनखड़ इस सीजन में अब तक 60,000 रुपए खर्च कर 2 लाख रुपए कमा चुके हैं, जबकि बाग में अमरूद का फल आया हुआ है जिसकी बिक्री अब निरंतर चली हुई है। पिछले दिनों धूप नहीं खिलने व बरसात के कारण गेहूं में पीलेपन की समस्या भी किसानों को चिंतित कर रही थी। गेहूं को पीला होने से किसान परेशान थे। विशेषज्ञों के अनुसार इसका एक कारण समय पर धूप नहीं खिलना भी माना जा रहा है। हालांकि अब कुछ दिनों से धूप खिल रही है, जिससे गेहूं का पीलापन दूर होगा। फिलहाल फसलों के अनुकूल मौसम बना हुआ है। रबी फसलों को पकने के लिए ठंड के साथ धूप की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि फसलें ठीक से पक सकें और पैदावार भी अच्छी हो। अगर किसी खेत में गेहूं का पीलापन मौसम साफ होने के बाद भी दूर नहीं होता है, तो वे विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। साथ ही आवश्यकता अनुसार खेत में जिंक व यूरिया भी डाल सकते हैं, जिससे गेहूं का पीलापन दूर हो जाएगा। दिल्ली रोहतक रैपिड रेल 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, चंद मिनटों में होगा सफर तय। दिल्ली से रोहतक तक आवागमन करने वाले यात्रियों को बहुत जल्दी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ व सांपला से रोहतक के बीच यह रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस कॉरिडोर के बनने से बहादुरगढ़ के लाखों यात्रियों को काफी सुविधा होगी और वे रोहतक दिल्ली का सफर बड़े ही आरामदायक तरीके से चंद मिनटों में पूरा कर सकेंगे। यात्री ट्रेन के किराए में हवाई जहाज जैसी यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। उम्मीद से सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर, चुकाने होंगे सिर्फ 633 रुपए। आप भी आज ही बुकिंग करा सकते हैं। इस समय देश में गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता का पूरा बजट बिगड़ गया है। लेकिन रसोई गैस ऐसी जरूरत है जो कितने भी महंगी हो जाए, लेकिन इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको 1,000 रुपए में गैस सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं या फिर नया कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको सस्ते में LPG सिलेंडर मिल सकता है। देश की सरकारी तेल कंपनी ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर आई है, जिसमें आपको सस्ते में यानी सिर्फ 633 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। जी हां, इंडेन आपको सिर्फ 633 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। इंडेन अपने ग्राहकों के फायदे के लिए कंपोजिट सिलेंडर लेकर आई है। इस सिलेंडर को आप सिर्फ 633 रुपए 50 पैसे में ले सकते हैं। इसका वजन कम होता है, जिसकी वजह से इस सिलेंडर को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कंपोजिट सिलेंडर वजन में हल्के होते हैं और इसमें आपको 10 किलो गैस मिलती है। इस वजह से इन सिलेंडर की कीमत कम होती है। इस सिलेंडर की खासियत यह है कि पारदर्शी होते हैं। देश में कोरोना अपडेट। 2,09,000 नए केस मिले तो 956 की मौत। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी और पश्चिम बंगाल में 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। देश में रविवार को 2,09,000 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,61,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 956 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 52,833 की कमी हुई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,25,000 है। कुल केस 4 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश का डेली पॉजिटिविटी रेट 15.77% है। वहीं भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी प्रमुख शहरों में नए संक्रमितों की संख्या घटती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वीं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और कैरियर में बाधा न बने, इसलिए बेटियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। पीएम ने कहा कि 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है।
रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा, तो वहीं अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन 1000 लोगों के साथ रैली कर सकेंगे, तो वहीं 500 लोगों की इंडोर मीटिंग, 20 लोगों के साथ घर घर प्रचार की भी छूट। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा था। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी राहत भी प्रदान की गई है, यानी प्रतिबंध के साथ साथ रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 15 जनवरी को चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5 राज्यों में वोटिंग इस तरह से होनी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ यानी 14 फरवरी को वोटिंग होगी। बचा मणिपुर, तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे एक ही तारीख यानी 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आशंका बनी हुई है। ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो देश रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन पर हमले के इरादे को छोड़ दे। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार यानी आज यूक्रेन विजिट पर जाने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच किसी राष्ट्र अध्यक्ष का पहला कीव दौरा होगा। माना जा रहा है कि जॉनसन वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और वहां जंग की सूरत में रूस के खिलाफ कार्रवाई पर रणनीति भी तय करेंगे। दौरे के एक दिन पहले जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी। कहा रूस को यूक्रेन के सरहदी इलाकों से कदम पीछे खींच लेने चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। यूक्रेन दौरे पर जा रहे बोरिस जॉनसन के बारे में माना जा रहा है कि वो वहां से भी पुतिन को यही सख्त संदेश देंगे कि वो जंग के मंसूबे छोड़ दे। अगर रूस ने 2014 की गलती दोहराई तो दुनिया भर के लिए इसके बहुत खतरनाक परिणाम निकलेंगे। रूस खुद भी इससे बच नहीं पाएगा।